तो हे गाइस, हाउ आर यू? दिस इज आयुष। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बेहद ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने अपनी स्क्रीन पर देख ही लिया होगा कि हम इससे पहले वाले दो सेशन हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। 51 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के। ये हमारा तीसरा सेशन है, यानी कि थर्ड लेक्चर है, थर्ड वीडियो है। और इसमें पहला प्रश्न है जो आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि औलिकर वंश का सबसे प्रतापी शासक किसे माना जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल हम यहाँ औलिकर वंश की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वो वीडियो में बताया कि औलिकर वंश किस एरिया से संबंधित था, मध्य प्रदेश के किस एरिया से संबंधित था। तो आप मुझे बिल्कुल बताएं। मैंने देखिए सबकी चर्चा की, औलिकर वंश, बौद्धि वंश, मगध वंश किस एरिया से संबंधित है मध्य प्रदेश के, अभी हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब आपका कमेंट करने की बारी है। इस प्रश्न का जो आंसर है वो है औलिकर वंश का सबसे प्रतापी जो शासक है वो है यशोधर्मन। क्या नाम है? यशोवर्मन? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। यशो मंदसौर वाले क्षेत्र से आपको पता है, और जो नीमच वाला जो क्षेत्र है वहां से बिलोंग करता है, वो वाला एरिया इसके अंडर में था, कैप्चर कर रखा हुआ था इसने। और औलिकर वंश का जो सबसे प्रतापी शासक है वो है यशोधर्मन। ठीक है। धर्मन और वर्मन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आप ये धर्मन याद रखें, है ना। वर्मन बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट सुनो। देखो मेरे पास एक कमेंट था, एक कमेंट भी था और एक मैसेज भी था व्हाट्सएप पर। वहां आप सभी ने लगभग 2 से 3 मैसेज थे शायद, है ना। तो आपने ये बोला था कि सर थोड़ा सा स्लो स्लो पढ़ाइए, थोड़ा आराम से पढ़ाइए, अगर हमको स्पीड की जिसे भी जरूरत होगी वो थोड़ा सा इसको स्पीड को जो स्पीडोमीटर से जो है तेज कर लेगा, लेकिन प्लीज आप स्लो कराइए थोड़ा सा। तो बिल्कुल हम यहाँ पर थोड़ा आराम से, थोड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं। और यशोधर्मन ने कुछ उपाधियां धारण कर रखी थी। जो उपाधियाँ थी जो इनकी वो थी, जैसे इन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण कर रखी थी। किसकी? परमेश्वर। एक और उपाधि थी इनकी इसको जनेंद्र भी कहा जाता था। क्या कहता था? जनेंद्र। जनेंद्र भी इन्होंने अपनी एक उपाधि धारण कर रखी थी, और एक उपाधि और धारण कर रखी थी, राजाधिराज। राजा धीराज। तो जो ओलिकर वंश के जो शासक थे और सबसे प्रतापी शासक थे यशोधर्मन, उन्होंने 3 उपाधियां धारण कर रखी थी। तो बिल्कुल प्रश्न आ सकता है कि राजा धीराज उपाधि किस वंश के शासक ने धारण कर रखी थी। तो ओलिकर वंश के शासक ने धारण कर रखी थी। और किस व्यक्ति ने, कौन से शासक ने धारण कर रखी थी, तो वो आंसर हो जाएगा यशोधर्मन। परमेश्वर की उपाधि भी इन्होंने धारण कर रखी थी और इन्होंने जनेंद्र की उपाधि भी धारण कर रखी थी। और ये सारी की सारी उपाधियां कब धारण की जाती है? जब कोई बहुत बड़ा काम करो, है ना, जब कोई बहुत एकदम महान काम करो। तो इन्होंने एक महान काम करा था, जो किसको हराया था, इन्होंने डिफीट किया था किसको? अ, मिहिर कुल को। मिहिर कुल। मिहिर कुल बहुत प्रतापी शासक था यार। जो इस व्यक्ति को हरा सकता है उसका डेफिनेटली, उसका मतलब इतना तो काम है कि वो इतनी बड़ी उपाधियां धारण करे। ठीक है। तो ये बहुत आराम से हमने कंप्लीट किया है फ्रेंड, आपको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। अब मुझे कोई कमेंट में ये तो मत लिखना कम से कम कि सर थोड़ा स्लो कराइए। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि मालवा के औलिकर वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। देखो मैंने क्या बताया, औलिकर वंश जो है, देखो यार, मंदसौर वाला एरिया किसमें आता है? मंदसौर वाला एरिया बुंदेलखंड में थोड़ी ना आता है, मंदसौर वाला एरिया मालवा क्षेत्र में ही तो आता है। तो ये मंदसौर वाला जो क्षेत्र है ना, मंदसौर, रतलाम, मंदसौर, मतलब नीमच वाला जो क्षेत्र था, उसी वंश में ये जो शासन था इनका औलिकर वंश का चलता था। ये अभी आपको मैंने बता दिया। तो मालवा के औलिकर वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मालवा के औलिकर वंश का जो संस्थापक है वो माना जाता है हमारे, कहाँ गए, सिंह वर्मन साहब। ये रहे सिंह वर्मन को जो है मालवा के औलिकर वंश का संस्थापक माना जाता है। और अच्छा, एक चीज और सुन लो। देखो एक क्या होता था, इनकी 2 शाखाएं थी। जो औलिकर वंश थे ना, इन्होंने अपनी एक शाखा जो मालवा इधर वाली एरिया में बना रखी थी, और एक शाखा इन्होंने मंदसौर वाली एरिया में ही बना रखी थी। तो मंदसौर वाला औलिकर वंश तो बहुत फेमस है, जो यशोधर्मन वाला शासक है। लेकिन अगर बोलता है कि भाई कोई मालवा में औलिकर वंश का जो स्पेशल उस छोटे से एरिया में संस्थापक कौन था, तो वो सिंह वर्मन था। लेकिन अगर मंदसौर का औलिकर वर्मन की पूछ ली कि मंदसौर वाले क्षेत्र में जो है इस वंश को कौन लेके गया, तो एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था हमारा औलिकर वंश का जो वो वाला एरिया था उसका नरवर्मन। नरवर्मन। क्या नाम था? नरवर्मन। ठीक है। तो नरवर्मन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने मंदसौर वाले क्षेत्र में अपने औलिकर वंश की स्थापना की, और जो मालवा वाला क्षेत्र था वहां पर स्थापना की है सिंह वर्मन ने। गॉट इट? ये चीज हो गई। ये यशोधर्मन जो है मंदसौर वाले क्षेत्र के राजा। समझ में आ गया? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो डिटेल में आप देख रहे हो कितने सारे फैक्ट हम 2 ही क्वेश्चन में कवर कर ले रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा यार, अगर हम इतने फैक्ट कवर कर रहे हैं। अब ऐसे तो मैं आपको इजी बता दूं कि औलिकर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था, एक टिक करूं और चला जाऊं, कोई मतलब नहीं है। ऐसे टेस्ट सीरीज मत लगाओ तो ज्यादा अच्छा है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ जाता है कि हर्ष चरित्र में किस परवर्ती शासक को मालवा नरेश कहा गया है। चरित्रम क्या है? हर्ष चरित्रम जो है एक ग्रंथ है जिसमें जो है मालवा का नरेश कहा गया है। कौन सा परवर्ती शासक है जिसे मालवा का नरेश कहा गया है उस समय? तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा
महासेन गुप्त को। महासेन गुप्त को जो है मालवा का परवर्ती मालवा नरेश कहा गया है। उस समय जो मालवा नरेश थे, हर्षचरित जो हर्ष जिस समय शासन कर रहे थे, उस समय मालवा के राजा कौन थे जिनको मालवा नरेश कहा गया? उनका नाम था महासेन गुप्त। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि पांडु वंश की किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पांडु वंश किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पांडु वंश कहा गया रीवा वाला क्षेत्र, ये रहा। ये देखो बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है पांडु वंश। ये बुक में नहीं दिया, आप जाके देख लो अगर देखना है तो, लेकिन ये है प्रश्न, ठीक है। ऐसा अब क्या होता है कि हमेशा हम बुक को देखते हैं, बुक में जो लिया है वही पढ़ें, तो अच्छी बात है यार, बुकों में जो दिया है बिल्कुल पढ़ो। लेकिन अगर कहीं कुछ अच्छा फैक्ट मिल जाए जो बिल्कुल आप पेपर में आएगा तो कहाँ से बोलोगे नहीं ये तो बुक में दिए नहीं, हमने तो पढ़ी नहीं, ऐसा थोड़ी ना बोलोगे। तो पांडुवंश के क्षेत्र से संबंधित है, तो पांडुवंश जो है रीवा वाले क्षेत्र से संबंधित है, और इसका जो संस्थापक था वो संस्थापक का नाम था जयवल। क्या नाम था? संस्थापक का नाम क्या था? हिंदी राइटिंग आपको समझ में आ रही है क्या? देखो बहुत अच्छी नहीं है मुझे पता है, लेकिन आपको ये समझनी पड़ेगी क्योंकि मैं इससे ज्यादा अच्छी हिंदी नहीं लिख सकता। जयवल, ठीक है। जयवल इस वंश का सब मतलब संस्थापक था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि परिव्राजक वंश की राजधानी क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत 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 अच्छा प्रश्न है ये, कि परिव्राजक वंश पहले तो संबंधित बताओ कि भाई किस क्षेत्र से संबंधित था। तो परिव्राजक वाला जो वंश था ना, कहाँ ये नागौद वाली एरिया, ये रहा। नागौद वाला जो नागौद वाला क्षेत्र था, जो नागौद थी वो परिव्राजक वंश की राजधानी थी। बैतूल वाले क्षेत्र से क्या प्राप्त हुए इनके? ताम्रपत्र प्राप्त हुए। और संस्थापक अगर मैं आपको बताऊं, संस्थापक अगर इस वंश का संस्थापक मैं आपको बताऊं तो नाम था देवाग, देवाग है ना, नाम क्या था? देवाग। कौन से संस्थापक थे, है ना? ये चीज हो गई। परिव्राजक वंश के संस्थापक कौन थे? देवाग नाम के एक व्यक्ति थे जो इस वंश के संस्थापक हैं, और ये बैतूल वाले क्षेत्र में इनका ताम्रपत्र लेख मिला हुआ है, और इनके जो वंश की राजधानी थी वो थी हमारी नागौर। तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाता है, यहाँ कहीं से कहीं कुछ नहीं छोड़ा गया है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा वो, किस उच्च कल्प वंशीय शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया? देखो उस पे पहले मैंने यहाँ पे बताए थे थोड़ी देर पहले कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो पिछली वाली स्लाइड में मैंने प्रवशचंद्र का नाम बताया था, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस उच्च कल्प वंशीय शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाए। भाई कौन सा ऐसा शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाए? अश्वमेध यज्ञ देखो यार, अश्वमेध देखो वो तो होता है एक, पता है ना अश्वमेध क्या होता है? ऐसे घोड़े को एकदम से छोड़ दिया जाता है और जहां जहां वो उनका जो हॉर्स है, जो घोड़ा जो जाता है, वहां जहां जहां जाता है वो उनके ये मतलब राज्य में कैप्चर होता जाता है। तो बहुत बहुत मतलब शक्ति प्रदर्शन वाला एरिया है जी, समझ रहे हो? कि मतलब ऐसे ही नहीं है कि कोई भी एकदम टुच्चा पुच्चा सा शासक अश्वमेध यज्ञ करवा देगा। कोई बहुत एकदम खतरनाक लेवल का शासक होना चाहिए, वही इसको करवाएगा जो बहुत सर्वशक्तिशाली हो। तो यहाँ पर आंसर आ जाता है हमारा, आंसर आ जाता है हमारा सर्वनाथ। सर्वनाथ जो है उच्च कल्प वंशीय शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ आपको कि जो ये जो उच्च कल्प वंश था, उच्च कल्प वंश था, इसकी जो राजधानी थी वो उच्च कल्प और उचेहरा, उचेहरा पता है ना? उचेहरा, उचेहरा कैसे लिखते हैं यार? अबे उचेहरा लिखना ही भूल गया। उचहरा है ना, ऐसे लिख दूं ना, समझ जाओगे ना। उचेहरा वाला क्षेत्र जो था वहां से इनका संबंध है। चीज आपको पता होगी, उचेहरा वाले क्षेत्र से ना एक एक वो भी मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, अभिलेख भी मिलता है जिसका नाम है हमारा जो मतलब पत्थर पे लिखा होगा भूसरा शिलालेख है ना, भूसरा शिलालेख। ये उछेरा वाले क्षेत्र से ही मिलता है। इसमें इस वंश का अच्छा खासा वर्णन दिया हुआ है, और ये जो क्षेत्र था इसका उछेरा सतना वाला जो एरिया था वहां पर ये वंश शासन करता था, और इस वंश ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाया वो थे महाराज सर्वनाथ, ठीक है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि एरण समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर बन गया? या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एरण जो है सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। एरण किस मध्य प्रदेश के किस जिले में एरण अभिलेख मिला हुआ है? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर बन गया, ऐसा किस अभिलेख में लिखा हुआ है कि एरण जो है समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर बन गया? बिल्कुल आप आंसर सही बोल रहे हैं। बटियागढ़ अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि एरण नामक जो जगह थी वो समुद्रगुप्त, वही वही समुद्रगुप्त कौन सा शासक है? सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक है समुद्रगुप्त, जिसने ऐसा बोला गया है बाटीगढ़ अभिलेख में कि एरण जो है समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर था, मतलब उसको सबसे प्रिय था, बहुत अच्छा लगता था उसको ये एरण जो स्थान है वो। अगला प्रश्न है आपका कि देवी चंद्रगुप्त प्रियम के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये आपको पता होना ही चाहिए। तो देवी चंद्रगुप्त प्रियम के रचयिता है, फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा विशाखा दत्त। कौन है? कौन? ध्रुव देवी, ध्रुव देवी, और इसमें ध्रुव देवी और एक शासक है जिनका नाम है हमारा रामगुप्त, है ना, रामगुप्त। वर्सेस लिखूं क्या लिखूं, दैट्स लिखूं? अरे भाई छोड़ो, ध्रुव देवी और
रामगुप्त की स्टोरी है, ठीक है। ध्रुव देवी और रामगुप्त की जो है इसमें स्टोरी है, और ये जो रामगुप्त जो थे वही थे, चंद्रगुप्त जो सेकंड थे ना उनके बड़े भाई थे, वही थे ये रामगुप्त, और उनकी प्रेमिका है ध्रुव देवी, उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। और इस ये जो मतलब जो ग्रंथ है उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, और इसका रचयिता है विशाखा दत्त, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम कि 61 वाला प्रश्न है हमारा कि सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने संपूर्ण मालवा को जीता। अरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तो, इसमें मतलब यार देख रहे हो क्या प्रश्नों का समावेश है वो देखो आप तो, ठीक है। आप प्रश्नों का सिर्फ समावेश देखो, आपको पता चल जाएगा कि सर्वप्रथम गुप्त शासक कौन था जिसका नाम था कुमारगुप्त, जिसने संपूर्ण मालवा को जीत लिया। भाई मालवा आजा मेरी जेब में, और इसने रख लिया मालवा को अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में जीतकर। क्या नाम था? कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक रहा है, और इसका नाम है कुमारगुप्त वंश, जिन्होंने इसको संपूर्ण मालवा को जीत लिया था। हाँ अरे भाई ये वही 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 का वही वही है, मैं बता देता हूँ आपको। शरदकालीन वो बोला गया ना, शरदकालीन सूर्य की भांति कहा गया है, वही है ये, जिसको तुमैन अभिलेख, जो अशोकनगर वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो तुमैन अभिलेख है, वहां पर ये कुमारगुप्त वही है जिसको शरदकालीन सूर्य की भांति कहा गया है। किस अभिलेख में? तुमैन अभिलेख में। और इसके बारे में आपको एक फैक्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो भी पता होना चाहिए कि जो नालंदा विश्वविद्यालय उसकी स्थापना भी तो तुम्हें इसी ने की थी, कुमारगुप्त ने। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त फर्स्ट ने तो की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। तो ये आपको प्रश्न याद होने ही चाहिए, आपको पता होने ही चाहिए। तो ये देख रहे हैं हम कितनी शानदार प्रश्नों की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अगला हमारी स्लाइड आ जाती है मंदसौर अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो मंदसौर अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो बिल्कुल कुमारगुप्त सेकंड से संबंधित है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? कुमारगुप्त सेकंड से मंदसौर अभिलेख संबंधित है, फर्स्ट से संबंधित नहीं है। नचना कोठार मंदिर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो नचना कोठार मंदिर कहाँ है? नचना कोठार मंदिर कहाँ है? नचना कोठार मंदिर जो है पन्ना जिले में स्थित है। किसका मंदिर है? माता पार्वती जी का मंदिर है, ठीक है। और ये पूछ रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो बिल्कुल प्रश्न ये पूछ रहा है कि भाई कौन से व्यक्ति थे, क्या नाम था उन व्यक्ति का जिन्होंने नचना कोठार मंदिर की खोज की थी? तो उनका नाम था हमारे कनिंगम साहब का है, ये अलेक्जेंडर कनिंगम ने जो है नचना कोठार मंदिर की, पन्ना जिले में पार्वती जी का मंदिर है उसकी खोज की। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये जो मंदिर है ना वो चौमुख मंदिर है, मतलब चारों ओर दिशाओं में है, मतलब एक सेकंड में बताता हूँ, देखो क्या बोलते हैं, चार मुखी, चौमुखा, चौमुखी, चौमुखी, चौमुखी बोलेंगे ना यार, जिसका चारों ओर फेस हो, है ना, चारों ओर खुलता हो वो मंदिर, चौमुखी मंदिर है। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगभग 1885 के आसपास ऐसे इन्होंने इसकी खोज की थी, 1885 के आसपास लगभग इन्होंने इस मंदिर की खोज की थी, नचना कोठार मंदिर की, पन्ना जिले में जो स्थित है। अगला प्रश्न के लिए हमें अगली स्लाइड लेनी पड़ेगी। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? बताओ भैया, ये तो आपको बहुत बहुत पॉपुलर प्रश्न है, ये तो पता ही होगा ना, ये तो आपको बिल्कुल पता होगा कि कौन सा इतिहासकार है जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, भैया मतलब ऐसा खतरनाक आदमी था ना ये कि कांपते थे सब इससे, बहुत खतरनाक शासक था, बहुत प्रतापी शासक था समुद्रगुप्त। तो कौन सा इतिहासकार है जिसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? नहीं यार, इसने नहीं बोला ना, इनने नहीं, किसी ने नहीं बोला, विंसेंट स्मिथ ने बोला है। तो विंसेंट स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। किसने कहा है भारत का नेपोलियन? क्यों कहा है भैया? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भारत का नेपोलियन कहने की जरूरत आ गई इसको? तो बिल्कुल यार, ये ना भैया आदमी ऐसा था ना, ये आदमी ऐसा था कि यहाँ गया, देखो यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे 9 राजाओं को हरा दिया, ठीक है। इधर आया, साउथ में आया तो यहाँ के 12 राजाओं को हरा दिया। अब भैया जो आदमी ऐसे लंबे चौड़े कांड किए जा रहा है, तो उसको तो भैया कहना पड़ेगा कि भारत का नेपोलियन है, तो नेपोलियन भी तो यही कांड करते हुए आ रहा था। तो ये उत्तर भारत के 9 राजाओं को हरा दिया और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हरा दिया। तो भैया उस समय एक राइटर थे, एक बहुत बड़े इतिहासकार थे जिनका नाम था विंसेंट स्मिथ। उन्होंने बोला प्रभु आपको भारत का नेपोलियन कहते हैं हम। समझ गए? अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, किस अभिलेख से पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख से मिलता है कि पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे, 24वें महावीर स्वामी जी थे, कि पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो किस अभिलेख में मिलता है, इसकी जानकारी किस अभिलेख में प्राप्त होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोले, उदयगिरी अभिलेख में प्राप्त होती है। सब बहुत इजी प्रश्न है, कई बार तो टेस्ट सीरीजों में गुजरा है, आंखों के सामने से भी निकला है। तो पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित होने का जो उल्लेख है वो मिलता है उदयगिरी अभिलेख से। क्या नहीं बताया भाई,
समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण कर रखी थी, उपाधि इन्होंने धारण कर रखी थी, क्या नाम था यार, विक्रमांक, विक्रमांक की। मतलब कोई एक फैक्ट तो अच्छा खासा जानना जरूरी है आपको, जो कोई नहीं बताए, है ना, वो मुझसे तो पूछ ही लिया करो एक बार। विक्रमांक की उपाधि धारण कर रखी थी समुद्रगुप्त ने। उपाधि लिख दो, नहीं तो कोई और कुछ समझ ले। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति कौन थे। भाई चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त सेकंड, उनके सेनापति कौन थे, उनके बारे में आपको यहाँ जानकारी देनी है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति का जो नाम था वो था आम्रकारदेव। आम्रकारदेव, आम्रकारदेव नामक एक व्यक्ति थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति थे। है ना, अरे इस चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति छोड़ो यार, इसका सबका जो वर्णन है ना, वो ही पूरा का पूरा वर्णन हमें सांची, मतलब सांची वाला जो अभिलेख है ना, ये उससे मिलता है, इनका सबकी जानकारी वानकारी मिलती है हमको इनसे। स्लाइड चेंज करूं, ये सब नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये देखो, तिगवा का विष्णु मंदिर के बारे में पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं सर ये। तिगवा मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो तिगवा मंदिर मध्य प्रदेश में किसका मंदिर है, सबसे पहली बात तो भैया किसका मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है ये। पूछ क्या रहा है यार, 21 जिले में स्थित है। हाँ तो भाई किसमें बड़ी बात क्या है यार, जबलपुर, सतना, रीवा को काटो, मध्य प्रदेश के कटनी जिले में, जैसे हम चूना नगरी के नाम से भी जानते हैं, चूना नगरी के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ से प्रथम जो किन्नर विधायक थी, वो भी यहीं से, मध्य पूरे भारत में सबसे पहले किन्नर विधायक यहीं से कटनी जिले से ही चुनी गई थी। और तिगवा जो विष्णु जी का मंदिर है, और यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, वो कटनी जिले से संबंधित है, ये मैंने आपको बता दिया। कहीं कोई इसमें बड़ी बात है नहीं है, लिखने जैसा बताने वाली। अगला प्रश्न क्या है, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ कुवल्यमाला और हरिवंश पुराण में किस शासक का वर्णन मिलता है। तो दो जैन ग्रंथ है ये, इस जैन ग्रंथों में ये पूछा जा रहा है कि किस, कौन सा शासक है भाई, कौन सा शासक है, किस किस कौन से शासक का वर्णन मिलता है इन दो ग्रंथों में। जैन ग्रंथ है कुवल्यमाला और हरिवंश पुराण में कौन से शासक का वर्णन मिलता है। तो आंसर कहाँ गया हमारा, वत्सराज। तो किसका वर्णन मिलता है, वत्सराज एक नामक शासक हुआ करता था। इसके बारे में हमें ये दो जैन ग्रंथों से पता चलता है कि वत्सराज नामक कोई एक शासक था। अरे यार, ये वही वत्सराज है जो क्या नाम है उनका, जो शासक थे, नागभट्ट, उनका उत्तराधिकारी है ये। कौन है, सक्सेसर है उनका। एक मिनट लिख देता हूँ उसका, ये रहा ना नागभट्ट, लिखा तो है, नागभट्ट का उत्तराधिकारी, नागभट्ट का उत्तराधिकारी है वत्सराज, वही वत्सराज है ये। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मिहिर भोज को प्रभास की उपाधि किस अभिलेख में प्राप्त दी गई है, या फिर किस अभिलेख से दी गई है, या फिर किस अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि मिहिर भोज ने जो है उपाधि धारण कर रखी थी जिसका नाम है प्रभास। तो किस अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है, ये हमें जानकारी मिलती है, कहाँ गया हमारा, ये रहा, नहीं नहीं, ग्वालियर वाला नहीं है यार, दौलतपुर अभिलेख है। मिहिर भोज को प्रभास की उपाधि जो है, दौलतपुर अभिलेख से हमको इस बारे में पता चलता है कि मिहिर भोज नामक शासन ने एक उपाधि धारण कर रखी थी शासक ने, जिसका नाम था प्रभास। ठीक है, ये सागर अभिलेख से तो हमको जो लोकल, जो क्या बोलते हैं उसको, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि स्थानीय शासन, स्थानीय स्वशासन, अगर प्रश्न आ जाता है कि स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो वो प्राप्त होती है हमें सागर अभिलेख से। ठीक है, और ग्वालियर अभिलेख से क्या प्राप्त होता है, ग्वालियर अभिलेख से भी हमको एक जानकारी प्राप्त होती है जिसका नाम है हमारा, कि ग्वालियर अभिलेख से प्राप्त होता है कि भाई एक बहुत, जो आदि आदि वरा की जो उपाधि धारण कर रखी थी ना, किसने, ये मिहिर भोज ने, क्या नाम है यार, आदि वरा ही तो है, मिहिर भोज ने जो है आदि वराह की उपाधि धारण कर रखी थी, वराहा, सही लिखा है ना यार, आदिवरा की उपाधि भी धारण कर रखी थी, ये मिल पता चलता है हमें ग्वालियर अभिलेख से। और स्थानीय स्वशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है, सागर अभिलेख से हमको मिलती है। किस प्रतिहार शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। बिल्कुल, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी को इसका आंसर पता होगा, मुझे पता है कि भाई नागभट्ट द्वितीय ने एक प्रतिहार शासक थे जिन्होंने कलिंग, जो कि अभी उड़ीसा वाले, उड़ीसा आई ओडीआई एस एच, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, अभी वर्तमान में कलिंग जो क्षेत्र है वो उड़ीसा वाले क्षेत्र में आता है। और जो कौन से प्रतिहार शासक थे जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, आंसर है हमारा नागभट्ट सेकंड। और क्या है अगला आंसर, बाल रामायण के रचयिता कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये याद होना ही चाहिए कि बाल रामायण के रचयिता कौन है। तो बाल रामायण के जो रचयिता हैं वो हैं हमारे, कहाँ गए राजशेखर साहब, ये रहे राजशेखर नामक जो राइटर हैं, जो इतिहासकार हैं, जो लेखक हैं, वो बाल रामायण की इन्होंने रचना की और बाल रामायण की ये रचयिता है। ठीक है, ये थे ना यार, ये इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा हुआ है जिसका नाम है काव्य मीमांस। काव्य मीमांस नामक ग्रंथ की भी इन्होंने रचना की। और ये किसके दरबार में थे, ये लो मैं वो भी बता देता हूँ। मिहिर भोज के दरबारी थे। कौन थे ये, मिहिर भोज के दरबारी थे। इन्होंने काव्य मीमांस नामक ग्रंथ भी लिखा और ये बाल रामायण नामक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा, और जिनका नाम है, क्या नाम है, राजशेखर। गॉट इट, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। राजशेखर शेखर नामक व्यक्ति ने, ये मिहिर भोज के दरबारी कवि थे और इन्होंने ही काव्य मीमांस नामक ग्रंथ की भी रचना की। ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। किसे निर्भय राजा के नाम से भी जाना जाता है। निर्भय, जो कि बिल्कुल भयभय नहीं था भैया, इन्होंने मतलब उपाधि धारण कर रखी थी कि मैं निर्भय राजू, कोई डर नहीं है मुझे किसी का भी। तो उन्होंने, ये जो आंसर आ जाता है हमारा, वो आ जाता है महेंद्रपाल। अब देखो एक चीज सुनो, महेंद्रपाल कौन है। मैंने थोड़ी देर पहले मिहिर भोज की बात करी ना, तो ये कौन है, मिहिर भोज के उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी हैं किसके, मिहिर भोज के। ठीक है, महेंद्रपाल फर्स्ट कौन है, ये मिहिर भोज के उत्तराधिकारी हैं और इन्हें निर्भय राजा नाम की उपाधि से जाना जाता था। इन्होंने ये उपाधि धारण कर रखी थी और इन्होंने बहुत सारी उपाधि धारण करी थी, कह रही थी यार, छोड़ो वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मिहिर निर्भय राजा जो है बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है इनकी, इसको याद रखना। और ये मिहिर भोज के उत्तराधिकारी हैं, ये भी याद रखना। चंदेल, चंदेल किस वंश के सामंत हुआ करते थे, ये चीज मैंने आपको बताई है। ये चीज मैं जब चंदेल पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताई थी। और ये चीज मैंने जब पूरा डिस्क्राइब किया एक एक लाइन से करके चंदेल वंशों को, तब भी बताई थी कि चंदेल जो है प्रतिहारों के सामंत थे, ये बताया था मैंने। चंदेल किसके सामंत थे, चंदेल जो है प्रतिहार वंश के शासक है, ये चीज मैंने बताई थी यार, है ना, ये चीज पे मत बोलो। और ये जो, इनको एक नाम से और जाना जाता था जिसका नाम था जिजाक भुक्ति। क्या नाम से जाना जाता था, जिजाक भुक्ति। ये चीज मैंने आपको बता दी थी। यहाँ कुछ बताने का वैसे तो तुक है नहीं है, लेकिन फिर भी चलो बता देता हूँ। ठीक है, जिजाक भुक्ति नाम से भी इनको जाना जाता था और ये प्रतिहारों के सामंत थे। इनका जो मूल स्थान था वो था मानियागढ़। इनका इनका मूल स्थान क्या था, चंदेलों का मूल स्थान मानियागढ़। मानियागढ़ इनका मूल स्थान था। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ये लो। किस शासक ने जगदम्बी नामक वैष्णव मंदिर का निर्माण करवाया। तो किस, कौन सा शासक था जिसने भैया जगदम्बी नामक वैष्णव मंदिर का निर्माण करवाया। तो सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि कहां पर स्थित है। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता दे कि अगर आपको ये पता है ना कि जगदम्बी नामक वैष्णव मंदिर कहां पर है, तो आप ये बता दोगे कि किस शासक ने इसका इसकी स्थापना करवाई, है ना। ये बहुत की मतलब यार, मतलब और भी भैया, और जैन मंदिर भी इन्होंने बनवाए, कुछ जैन मंदिर भी बनवाए इन्होंने, है ना। और इन्होंने चित्रगुप्त मंदिर भी बनवाया। आप कुछ बता पाओगे। अरे यार नहीं है भाई, ये तीनों नहीं है। राजा गंड जो है, इन्होंने ही जगदम्बी नामक मंदिर की स्थापना करवाई। जो वैष्णव मंदिर है, इन्होंने ही चित्रगुप्त मंदिर बनवाया, जो सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, जिसे चित्रगुप्त मंदिर भी कहते हैं। चित्रगुप्त मंदिर, या फिर ये बोल लो चित्रगुप्त मंदिर या सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। वो ये खजुराहो वाले में क्षेत्र में स्थित है, सूर्य मंदिर। और ये कहाँ पर है, खजुराहो, खजुराहो वाले क्षेत्र में स्थित है। महमूद गजनवी ने किस वर्ष कलिंजर के किले पर आक्रमण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आ सकता है प्रश्न, बिल्कुल आ सकता है कि महमूद गजनवी ने किस वर्ष जो है कलिंजर पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी का जो 17 बार आक्रमण भारत में हुआ, वो कितनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17 के 17 आक्रमण, मैं तो बोलूंगा 17 के 17 इंपॉर्टेंट है। नहीं है तो मध्य प्रदेश में कौन सा हुआ वो तो बिल्कुल याद रखो। पहला कौन सा था, आखिरी कौन सा था, है ना। सोमनाथ मंदिर पे कौन सा आक्रमण था, जाटों के विरुद्ध कौन सा आक्रमण था। ये कुछ 4-5 आक्रमण तो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको याद रखना ही चाहिए। कलिंजर पर आक्रमण किया था इन्होंने 1021 में, 1021 1021 में इन्होंने
कलिंजर के किले पर आक्रमण किया था? ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट तो बताना नहीं है इसमें। हाँ ठीक है, आक्रमण किया था उस समय कलिंजर के राजा कौन थे? आक्रमण किया था उस समय जो कलिंजर में जो राज कर रहे थे उनका नाम था हमारा विद्याधर। विद्याधर नामक शासक उस समय यहाँ पर जो रूल कर रहे थे। और इन्होंने भैया ये आक्रमण आक्रमण हुआ तो ये डर वर गए, और डर वर गए तो इन्होंने बोला कि साहब ऐसा करो, कुछ ले जाओ। तो 10-15 किले इन्होंने बोल दिया दान में ले जाओ, जाओ तुम यहाँ से, लूटा पार्टी करने तो आए ही हो, तुम्हें तो पैसा चाहिए, वैसे ही नहीं टिकना है यहाँ पे। तो ये ऐसे करके निकल लिए थे। किस शासक को कलिंग 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 राजाधिराजपति की उपाधि मिली हुई थी भैया? कौन सा शासक था जिन्हें कलिंग राजाधिपति की उपाधि धारण कर रखी थी, या फिर जिन्हें कलिंग राजाधिपति भी कहा जाता है? कुछ भी बातें एक ही चीज है यार, उपाधि धारण कर रखी थी या उन्हें ये भी कहा जाता है, एक ही चीज है। आपका यहाँ पर उद्देश्य है कि आपका फैक्ट होना चाहिए। तो राजा धंग जो थे उनको कलिंग राजाधिपति की उपाधि धारण कर रखी थी, उनको ये भी नाम से जाना जाता था। हाँ यार, वही है भाई, चंदेल वंश के ही शासक हैं। और ये काय के जैन धर्म के समर्थन थे, जैन धर्म के समर्थक थे ये। ठीक है, ये आपको पता होगा, इन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर वगैरह भी बनवाए। और चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? हम नीचे स्लाइड में आते हैं, वहां ये बताएंगे आपको। ये आपने लिख लिया, सही से पढ़ लिया, ठीक है। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? लक्ष्मण वर्मन नामक व्यक्ति थे ना इन्होंने। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया लक्ष्मण वर्मन ने। बिल्कुल गलत आंसर नहीं है हमारा, हमारा आंसर 100% सही है। कितने परसेंट सही है? 1000% लिख लो आप, तो 100 होती है ना परसेंट, तो 1000% सही है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि लक्ष्मण वर्मन ही हैं जिनको यशो वर्मन कहा जाता है, जिनका एक और नाम क्या है? यशो वर्मन है। अब तो नहीं चकरा गए? अब तो नहीं चकरा गए कि सर ये क्या बोल रहे हो, लक्ष्मण वर्मन ने कैसे करवा दिया चंद्रगुप्त मंदिर का निर्माण? ये तो यशो वर्मन ने वो चंद्रगुप्त चतुर्भुज मंदिर का निर्माण ये तो यशो वर्मन ने करवाया था। तो मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? यशो वर्मन ने तो करवाया था, लेकिन इनका ही नाम तो लक्ष्मण वर्मन था सर। ऐसे इसे पीएससी यही तो करती है भैया, ट्रिकी ऑप्शन देती है आपको। देख रहे हो हर बार कितने ट्रिकी ऑप्शन आ रहे हैं। वो सर ह्यूमन एरर हो गया, पता तो था लेकिन लगा नहीं पाए, यही होता है। पता था लेकिन लगा नहीं पाए, क्योंकि लक्ष्मण वर्मन को ही यशो वर्मन कहा जाता है। और इसने बहुत बनवाए थे, सिर्फ चतुर्भुज मंदिर नहीं, इन्होंने विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। विष्णु मंदिर सही लिखा है ना मैंने? हाँ, विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था, चतुर्भुज मंदिर का भी निर्माण यशो वर्मन ने ही कराया था। लेकिन ये चीज आप बिल्कुल याद रखें कि यशो वर्मन को ही लक्ष्मण वर्मन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके कि प्रबोध चंद्रोदय प्रहसन की रचना किसने की थी? तो प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने की थी? इतना याद रखो कि प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने की थी? तो प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी हमारा श्री कृष्ण मिश्र। क्या नाम है? श्री कृष्ण मिश्र नामक एक रचनाकार थे, जिन्होंने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। ये कीर्ति वर्मन के दरबारी कवि थे, इतना लिख लो। और कुछ बताना है क्या? क्या लिखेंगे? दरबारी कवि, सही लिखा है ना? कीर्ति वर्मन दरबारी कवि, हाँ सही लिखा है। प्रबोध चंद्रोदय की इन्होंने रचना की थी, जिनका नाम था श्री कृष्ण मिश्र। अजयगढ़ अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो अजयगढ़ अभिलेख हमें प्राप्त होता है, सबको पता ही है, अजयगढ़ अभिलेख जो है पन्ना क्षेत्र से प्राप्त होता है, हमको पन्ना क्षेत्र से मिलता है। और चंदेल शासक जो है जिनका नाम था हम्मीर वर्मन, उसके बारे में यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है। अजयगढ़ अभिलेख में किसके नाम बारे में बताया गया है? चंदेल शासक हम्मीर वर्मन, हम्मी वर्मन नहीं है वो, हम्मीर वर्मन है, हम्मीर वर्मन, वर्मन सही लिखा है। हमीर वर्मन के बारे में यहाँ पर हमको जानकारी मिलती है। कौन से शासक के बारे में? चंद्रेल शासक हम्मी वर्मन के बारे में हमको यहाँ से जानकारी मिलती है। वर्मन ये वही हो जिसके बारे में चरखारी अभिलेख मिला हमको, चरखारी अभिलेख मिलता है ना, हम्मी वर्मन का ही तो वर्णन है चरखारी अभिलेख में, तो वहीं से हमको ये प्राप्त होता है चरखारी अभिलेख भी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस एक शासक का नाम सर्व भी है? कौन सा एक शासक इन चारों में, दंतीदुर्ग, गोविंद तृतीय, कर्क या फिर अमोघ वर्ष, इन चारों में से कौन सा वो शासक है जिसका नाम जो है सर्व भी है, सर्व नाम से भी जिसे जाना जाता है? तो अमोघ वर्ष को जो है, अमोघ वर्ष को जो है, अमोघ वर्ष को जो है सर्व नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि परमार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो परमार वंश का जो वास्तविक संस्थापक, मत देखो
एक तो होता है एक वास्तविक संस्थापक मतलब जिसने एकदम से राज्य का विस्तार किया, है ना? अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया, काफ़ी युद्ध वगैरह लड़े और संघर्ष किया बहुत अच्छा। वैसे संस्थापक तो उपेंद्र कृष्णराज को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक का मतलब है जिसने राज्य की सीमाओं को प्रसार किया, बहुत सारे युद्ध लड़े, मतलब जैसे मतलब बहुत बहुत एक्सपेंड किया राज्य को, अपनी सीमाओं को बढ़ाया, है ना? मतलब एक प्रॉस्पेरिटी दिलाई अपने वंश को। तो परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है हमारा वाक्यपति फर्स्ट को, है ना? वाक्यपति को जो है परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है और यही इनको वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। ये वही हाँ, इन्होंने भी परमेश्वर की उपाधि धारण कर रखी थी। ठीक है? अगला प्रश्न आता है हम सबके सामने। थोड़ा जल्दी चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं ना अभी। लेक्चर बड़ा नहीं करना है मुझे। किस परमार शासक ने राजधानी उज्जैन से हटाकर धार भैया एक परमार शासक थे जिन्होंने उज्जैन पहले परमारों की राजधानी थी, उज्जैन से हटाकर कहाँ ले गए ये अपनी राजधानी को धार ले गए। ठीक है, अब वो कौन से शासक थे जिनके बारे में हम ये बात कर रहे हैं? तो हमारे शासक हैं ये कहाँ गए भैया? बैरी सिंह। बैरी सिंह नामक शासक थे जो कि राजधानी उज्जैन से हटाकर धार ले गए। परमार परवार वंशी शासक थे बैरी सिंह, भूल मत जाना भैया। सियक वाकपति मुंज राजा भूजित के बारे में तो आपने सबने सुना रखा है, लेकिन क्या आपने ये सुन रखा है कि बैरी सिंह नामक एक व्यक्ति थे जो कि परमार वंश के शासक थे और ये अपनी राजधानी को उज्जैन से कहाँ ले गए? धार। तो परमारों की राजधानी उज्जैन से धार कौन ले गया? बैरी सिंह। ठीक है, खा यार ये अभिधन रत्नमाला। अभिधन रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? अभिधन रत्नमाला नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की? तो भैया कौन से मतलब वो राइटर थे, कौन का मतलब दरबारी कवि थे जिन्होंने अभिधन रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की है? तो बिल्कुल हलायुद्ध नामक एक दरबारी थे, कवि थे जिन्होंने, कवि या लेखक थे जिन्होंने ये जो ग्रंथ है अभिधन रत्नमाला उस ग्रंथ की रचना की। योग सूत्र वृत्ति नामक पुस्तक की किसने रचना की? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि योग सूत्र वृत्ति नामक जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की है? तो योग सूत्र वृत्ति नामक पुस्तक की रचना किसने की है? कोई मुझे आंसर में बताएगा जरा सा कि नहीं बताओगे बिल्कुल भी? किससे संबंधित है? अच्छा, किससे संबंधित पूछा तो भाई दर्शन से संबंधित है। ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो फिर तो आप 1 सेकंड में लगाओगे, लेकिन अगर इसके रचनाकार